नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगने लगे हैं। दिल्ली में पहले से ही नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर माहौल काफी गर्म था। उपराज्यपाल ने जांच करने के निर्देश दिए थे और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही थी, फाइल चल रही थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से कई ट्वीट किए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनका एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने गुजरात सरकार से कई सवाल किए हैं। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट और तालुका में लोगों का शराब पीकर मरना आम बात हो गई है। सवाल उठता है कि गुजरात के अंदर सालों से शराब प्रतिबंधित है, तो शराब आ कहां से रही है और बेच कौन रहा है? गुजरात में कौन गांव और शहर नहीं है जहां घर पर शराब की होम डिलीवरी ना होती हो? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 15 साल गुजरात के सीएम रहे, 27 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर शराब का नेटवर्क चले? उन्होंने बताया कि गुजरात में 15 साल से 845 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं और अब सवाल उठता है कि शराब का इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क किन राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा है और गुजरात के ड्राई स्टेट होने से सरकार को 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? कुछ लोग चाहते हैं कि गुजरात की तरह दिल्ली में भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले। जब से दिल्ली गवर्नमेंट न्यू एक्सेस पॉलिसी लेकर आई है, ये लोग बहुत परेशान हैं। वे वैध दुकानें हटाकर पुराना धंधा शुरू करना चाहते हैं और दिल्ली में 468 वाइन शॉप्स हैं, ये पहले से कम है। यहां पे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले। और जब से दिल्ली सरकार 2021 नवंबर से नई एक्साइज पॉलिसी लाई है, वो लोग बहुत परेशान हैं कि किसी तरीके से ये जो लीगल दुकानें आ गई, इनको हटा के वही पुराना बूटलेगर्स का धंधा शुरू करें, जिसके अंदर बोटा, इसके अंदर बहुत पैसा है। और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब एजेंसियों को आज लिकर वेंडर्स के ऊपर छोड़ा गया है ताकि उनको डरा धमका के उनका काम बंद कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों झूठ जो है जब से लिकर पॉलिसी आई है तब से फैला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इनके एक स्पोक्सपर्सन एक टीवी डिबेट में झूठ बोलते हुए मैंने उनको पकड़ा। उन्होंने टीवी डिबेट में बोला, जो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है, कि इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में 250 शराब की दुकानें हुआ करती थी और अब 850 और 1000 दुकानें हो गई। यह बीजेपी के नेताओं का पेट झूठ है। आप किसी भी नेता को सुन लीजिए, आदेश गुप्ता हो, रामवीर सिंह विदुड़ी हो, आरती मेहरा हो, शहजाद पुणेवाला हो, कोई भी हो, हर आदमी ये बोलता है और ये सरासर झूठ है। मैंने उनको चैलेंज करके बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप आधिकारिक फिगर को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। और सच्चाई यह है, इस पॉलिसी के आने से पहले दिल्ली में करीब 850 लिकर शॉप्स थी। ये आप कहीं पे भी कंफर्म कर सकते हो, ऑफिशियल। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से शराब को लेकर गुजरात में अभी बहुत माहौल जो है गर्म हुआ पड़ा हुआ है, इस बीच सबसे पहले गुजरात में शराब से, इस जहरीली शराब से अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, एक विस्तृत जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जहरीली शराब, यानी कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से जहरीली शराब से लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है और उसको लेकर सियासत जो है वो गर्माती चली जा रही है। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जो आबकारी नीति को दिल्ली सरकार लेके आई थी और उससे पहले भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती थी दिल्ली के अंदर भी, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग, यानी कि केंद्र सरकार या फिर कहें भाजपा के इशारे पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि
दिल्ली के अंदर भी जहरीली शराब बटे और कहीं ना कहीं शराब जो माफिया है वो ज्यादा कहीं ना कहीं सतर्क होता नजर आए। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आबकारी नीति को लेके आए उससे कहीं ना कहीं जो शराब माफिया थे उनका कहीं ना कहीं जो बिजनेस था वो चौपट होता हुआ नजर आया, क्योंकि शराब की जो दुकानें थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा जरूर खोली गई, जिससे कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को नुकसान होता हुआ नजर आया, क्योंकि शराब की जो तस्करी थी वो नहीं हो पा रही थी। मगर यहाँ पर जब पहले दुकानें हुआ करती थी तो कम शराब की दुकानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से शराब माफिया जो है वो अपना बिजनेस चला पाते थे या फिर क्या है चोरी छुपे शराब बेचते थे। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आबकारी नीति को लाकर कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को ज्यादा जरूर खोल दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं जो शराब माफिया थे जो काले कह सकते हैं जो काले कारोबार करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आई, और जो कह सकते हैं चोरी छुपे यानी कि जहरीली शराब बेची जाती थी वो नहीं बिक रही है अब। मगर यही बात करें जिस तरीके से गुजरात के अंदर जब 28 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब को लेकर, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कहते भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल के अंदर गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर तो भाजपा की सरकार रही है, तो उस समय इस कदम को क्यों नहीं रोका गया। यहाँ तक कि जो जहरीली शराब जो अभी भी माफियाओं के द्वारा चल रही है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए केंद्र सरकार को। मगर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी योजना होती हुई नजर नहीं आई है जिससे शराब माफिया या फिर जहरीली शराब जो बेची जाती है उसके ऊपर लगाम लग सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब 28 लोगों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो गुजरात जाएंगे और जो 28 लोगों के जो परिवार है जो जहरीली शराब से मरे हैं उनसे मिलेंगे। मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। भाजपा की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मगर आम आदमी पार्टी भी आज कसते भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेगी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी गुजरात जैसे हालात जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए जहरीली शराब को लेकर जो है आप सांसद सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट के जरिए कह लीजिए चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह लीजिए गुजरात सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए हुए हैं, तो क्या क्या सवाल यहां पर सौरभ भारद्वाज द्वारा उठाए गए हैं? आपने यहाँ पर बात करें सौरभ भारद्वाज की जिस तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से या फिर क्या ट्विटर के माध्यम से भाजपा के ऊपर आरोप लगाए हैं, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जहरीली शराब जो पहले दिल्ली के अंदर चलती थी या फिर कहे और राज्यों के अंदर चलती थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर नहीं हो पाती है, और जो शराब माफिया थे दिल्ली के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की, तो और राज्यों के अंदर बिल्कुल शराब माफिया को जो बिजनेस है वो अपना अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। जो जहरीली शराब से कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर जिस तरीके से 28 लोगों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरह सौरभ भारद्वाज की या फिर संजय सिंह की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आम पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा अभी तक गुजरात के अंदर लगभग कह सकते हैं 15 साल रही है और 15 साल के अंदर शराब माफियाओं के ऊपर या फिर जहरीली शराब के ऊपर लगाम नहीं लगा पाई है, तो उसकी उनकी कमी है। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से जहरीली शराब या फिर शराब माफियाओं को कह सकते हैं सहारा देने की कोशिश की जा रही है वो नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल ने भी कह सकते हैं आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। सीबीआई जांच बिल्कुल की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो शराब माफियाओं के ऊपर लगाम लगाई है उससे कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के ऊपर जरूर दिक्कतें आई हैं। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए इतने सालों से जो है गुजरात में शराब बंद है, लेकिन फिर अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर शराब बंद है उसके बाद इतनी सारी शराब जो है इतनी सारी जहरीली शराब गुजरात में आ कैसे रही है? अगर शराब गुजरात में आ रही है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जहरीली शराब जिस तरीके से गुजरात के अंदर मिली है और 28 लोगों की मौत हुई है उससे माहौल जरूर बिगड़ा। मगर यहाँ पर बात करें जहरीली शराब आई कहां से, सबसे बड़ा सवाल बनता है यहाँ पे। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार को ही कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए था, चाहे वो यूपी से आई हो या फिर और राज्य किसी से आई हो या फिर गुजरात के अंदर बनाई गई हो। इस तरीके की जो शराब बनाई जाती है उसके लिए केंद्र सरकार के पास क्या फार्मूले हैं या फिर क्या है इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कितने बड़े कदम है वो नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि अगर उठाए गए होते तो ये 28 लोगों की मौत नहीं होती और उसके मौतों के जिम्मेवार जो है वो सरकार ही बनती है। क्योंकि सरकार इस तरीके के कदम जो है या फिर क्या घोषणाएं जरूर करती है कि हमने शराब माफियाओं के लिए कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स बनाई है या फिर क्या है लगाम लगाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से शराब माफियाओं का जो कारोबार है वो फलता फूलता नजर आता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 28 लोगों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं माहौल जरूर गरमाया हुआ है। मगर दिल्ली सरकार जो है या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो आबकारी नीति को लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उपराज्य
राज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो दूध का दूध जो है वो पानी का पानी होता नजर आएगा। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो अभी भी 28 लोगों के जिम्मेवार होने की जो कहते हैं जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी भाजपा के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में सपा से गठबंधन खत्म होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 27 जुलाई यानी आज आड़ बस्ती और देवीपाटन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक बादशाह मैरिज लॉन मालवीय मार्ग बस्ती में होगी। सपा से अलग होने के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में किस दल के साथ जाए, इस पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। बैठक में पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक अति पिछड़ा समाज, आदिवासी, दलित समाज को जोड़ने के पार्टी के लक्ष्य से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा। देश प्रदेश की मौजूदा हालत पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में सपा से गठबंधन खत्म होने के बाद बसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 27 जुलाई यानी आज बस्ती के देवीपाटन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक बादशाह मैरिज लॉन मालवीय मार्ग बस्ती में होगी। आपको बता दें कि सपा से अलग होने के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में किस दल के साथ जाए, इस पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। बैठक में पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक अति पिछड़ा समाज, आदिवासी, दलित समाज को जोड़ने के पार्टी के लक्ष्य से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा और देश प्रदेश की मौजूदा हालत पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि सपा से जो है सपा का गठबंधन जो है एक तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया था, उसी के बाद से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच अनबन देखने को मिल रही थी। और इसी बीच आपको बता दें कि आज ओपी राजभर, प्रसपा अध्यक्ष ओपी राजभर जो हैं आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक का अहम विषय ये रहने वाला है कि लोकसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो प्रसपा है किस दल के साथ जाएगी और इसी के साथ अति पिछड़ा समाज, आदिवासी, दलित समाज को जोड़ने के पार्टी के लक्ष्य से कार्यकर्ताओं को अवगत भी इस बैठक में कराया जाएगा। तो आज एक बैठक ओपी राजभर द्वारा ली जाएगी जिसमें कार्यकर्ताओं को तमाम कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इसमें रणनीति बनेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात की जाए ओपी राजभर आज एक बैठक करने वाले हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है जितेन? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो कि सोहल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सोहल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब कहीं ना कहीं दौड़ में लग गए हैं, जद्दोजहद में लग गए हैं। वहीं आज बस्ती के देवीपाटन में जाएंगे जहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ मुलाकात करके लोकसभा की जो चुनाव है उसकी रणनीति को तैयार करने का काम करेंगे। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन टूटा है समाजवादी पार्टी से, फिर उनके लगातार ये बात बयान सामने आए थे कि बसपा से वो गठबंधन करेंगे और बसपा के साथ जाने का काम करेंगे। लेकिन बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर है आनंद कुमार शर्मा, उन्होंने भी इसका जो भ्रम था वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का तोड़ दिया और भ्रम तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर अब दौड़ भाग में लग गए हैं। आज बस्ती पहुंचेंगे, देवीपाटन पहुंचेंगे और देवीपाटन में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी और किसके साथ गठबंधन किया जाए लोकसभा में, इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ सदस्यता अभियान है उसको कितनी तेजी से आगे ले जाए, कैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको कैसे जोड़ा जाए और पार्टी को मजबूत कैसे बनाया जाए, इन सब बातों पर आज ओम प्रकाश राजभर पहुंचेंगे, तब चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ और कहा जाए कि अधिक से अधिक जो अति पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, उनको जोड़ने का पार्टी का जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं को उसको बताने का काम करेंगे और पूरी तरह से यूं कह सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भी जुट गए, क्योंकि पहले सपा, पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर सपा और फिर बसपा जाने की बात, उनका जो बातों पर विराम लगा है बसपा ने लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बाद आप ओम प्रकाश राजभर तेजी से अब लोकसभा की चुनाव में लग गए हैं और आज उसी क्रम में बस्ती पहुंच रहे हैं।
जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बैठक जो होनी है वो कितने बजे से शुरू होगी और इस बैठक में कौन कौन अहम चेहरे जो हैं शामिल होंगे? देखिए, सबसे अहम चेहरा है ओम प्रकाश राजभर। उनके जो पार्टी के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे, उनके 2 बेटे हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ यूं कहा जा सकता है कि बैठक अहम इसलिए है कि लगातार अब कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में किसके साथ जाया जाए और कौन कितनी सीट हमारी मांगे को पूरी कर सकता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा वापसी जाए इस पर भी कार्यकर्ता के साथ चर्चा की जा सकती है, क्योंकि सपा के बाद ऑप्शन बचा नहीं। सपा ने उनको लेटर थमा दिया कि वो आजाद है, स्वतंत्र है, जहां सम्मान मिला वहां चले जाएं। बसपा ने वहां मना कर दिया पूरी तरह से। आनंद कुमार ने उन्होंने मना कर दिया कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो दल बदल की राजनीति करते हैं। ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए। तो अब एक ऑप्शन यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए थे और बातचीत में हो सकता है कि लोकसभा में वो साथ जाकर। लेकिन उससे पहले जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ मुलाकात की जाएगी, जो पदाधिकारी उनसे बातचीत की जाएगी। क्या लोकसभा में किस तरह से, क्या अकेले चुनाव लड़ा जाए या किसी के साथ गठबंधन करके या विलय करके चुनाव लड़ा जाए। अभी ओम प्रकाश राजभर ने तस्वीरें नहीं साफ की है, लेकिन आज दौड़भाग यूं कहे कि ओम प्रकाश राजभर की बढ़ चुकी है। ओम प्रकाश राजभर अब दलित वोट बैंक, आदिवासी का, उन सबको जोड़ के अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, अपनी लोकसभा में सीटें वो ला सके। तो कोशिश ओम प्रकाश राजभर की आज से शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को चिट्ठी मिली है, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की जो दौड़ बढ़ी है उसमें देखते हैं कि क्या इनके साथ दौड़ में शिवपाल यादव भी जाएंगे। शिवपाल यादव से हालांकि संपर्क में है ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें कुछ साफ नहीं हो पाई। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, पूरे आंकड़ों को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो ओपी राजभर हैं वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके एक बयान में सबसे कुछ दिन पहले उनका एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर सपा हमसे गठबंधन तोड़ती है तो हम बसपा का रुख करेंगे। लेकिन अब जो है ये दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां पर अब ओपी राजभर का जो रुझान है वो सीधे बीजेपी की ओर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी ही ऑप्शन उनके बाद बची है, भारतीय जनता पार्टी बची है। और जाहिर सी बात है बसपा ने ऑप्शन जहां खत्म किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा और द्रौपदी मुर्मू की जिस तरह से पक्ष में वोट हुआ तो समाजवादी पार्टी ही नाराज हुई। बसपा ने ऑप्शन खत्म कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहते। तो यह भारतीय जनता पार्टी अब उसके बाद ऑप्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या बातचीत होती है, कब वो मुलाकात करने जाएंगे, शीर्ष नेता तो उनसे मुलाकात करने जाएंगे, क्या लोकसभा इसकी चर्चा की जाए। लेकिन इससे पहले पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की जाएगी, उनके साथ चर्चा, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में उतरा जाए, गठबंधन से उतरा जाए, अकेले उतर सकते हैं। जो आदिवासी पिछड़ा वर्ग के जो वोट है अपनी ओर खींचने की कोशिश हर पार्टी करेगी लोकसभा में। लेकिन कौन कितना जोर आजमाइश में कामयाब होता है ये फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर अब जो झुकाव है वो प्रकाश राजभर का नजर आ रहा है, क्योंकि अभी द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन किया, एनडीए का समर्थन किया, तो उनको तोहफा के तौर पे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वाई कैटेगरी सुरक्षा, तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल अभी फिलहाल निकल नहीं पा रहा है। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, एक तरीके से जो पूरा रुख है ओपी राजभर का वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसे लेकर कि वो भारतीय जनता के साथ शामिल हो जाएंगे, इसे लेकर कोई बातचीत ओपी राजभर द्वारा जो है एनडीए से की गई हो? क्या कोई कार्यकर्ता से उनका संपर्क रहा हो या कोई नेता, बीजेपी नेता से कोई संपर्क रहा हो शामिल होने को लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यकर्ता से किसी मुलाकात नहीं कराएंगे और सीधे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह का भी उनके पास ऑप्शन खुला है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की चर्चा नहीं आई ओम प्रकाश राजभर की ओर से, ना ही कोई बयान आया है। बयान बीच में अगर ओम प्रकाश राजभर किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर उचित तरीके से मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मिलते हैं और उसके बाद वो रणनीति साफ करते हैं, तो जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो वो बात उनको सामने आएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की बहू समिता ठाकरे ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और वर्तमान में शिवसेना ठाकरे और शिंदे समूह में विभाजित है और इस तरह
समिता ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और आज कल शिवसेना संकट में एकनाथ शिंदे और पार्टी पर हावी होना चाहते थे और समिता ठाकरे भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जो मुलाकात की है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की नजरें 1 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट की याचिका की सुनवाई पर है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भाभी समिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है और शिंदे के विरोध के बाद से शिवसेना मुश्किल में है और पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर अदालती लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है और इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। समिता ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक है और मैं उनको काफी समय से जानती हूँ। वो शिवसेना में काफी अच्छे काम करने वाले नेता रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ जुड़े होने के कारण एक पारिवारिक रिश्ता है। उनके मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने शुभेच्छा देने के लिए उन्हें आई हूं और इसी के साथ शिवसेना में 2 गुट हैं, आप किसके साथ हैं, इस तरह का सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ नहीं है, वो एक समाज सेवी है, ना कि राजनीति। तो आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की बहू समिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और वर्तमान में शिवसेना ठाकरे और शिंदे समूह जो है विभाजित हो गए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, बाला साहेब ठाकरे की बहू यानी समिता ठाकरे जो है उन्होंने कल सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की है, तो इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहा, एक बार विस्तृत जानकारी। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद ये पहली बार देखा गया कि जब ठाकरे परिवार का कोई शख्स एकनाथ शिंदे गुट से जाके मुलाकात किया है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने सयाजी बंगलों पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने बताया यह एक औपचारिक मुलाकात थी और किसी राजनीति से प्रेरित नहीं थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे काफी लंबे समय से शिवसेना से जुड़े हुए नेता है और लगातार शिवसेना के लिए एक अच्छे काम करने वाले नेता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद मात्र बधाई देने के लिए वह उन्हें पहुंची थी, लेकिन लगातार जिस तरह से सियासी हलचल तेज हो रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बाला साहब ठाकरे की बहू और जयदीप ठाकरे की पत्नी ठाकरे क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से मिलने गई थी या फिर सच में उन्होंने जो बताया कि एक औपचारिक मुलाकात थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्हें बधाई देने पहुंची। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि समिता ठाकरे जो ये मुलाकात की है, क्या वो शिंदे गुट में शामिल हो सकती है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि कई मायने कई तरीके से इस मुलाकात को देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए समिता ठाकरे उद्धव ठाकरे से काफी दूर रहती है और पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग बगावत में है, एकनाथ शिंदे का गुट से मुलाकात कर रहा है, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अन्य दल हो। एकनाथ शिंदे गुट उन्हीं लोगों से मुलाकात कर रहा है जिसकी खटास कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे एंड कंपनी से है। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे से दूर रहकर अगर समिता ठाकरे एकनाथ शिंदे से मिलती है तो ये भी एक आंकड़ा माना जा रहा है और एक समीकरण बनाया जा रहा है कि शायद वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो फिल्मी दुनिया में काफी लंबे समय से काम करती है, राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात और भी सामने आई है कि समिता ठाकरे जो है कहीं न कहीं अब राजनीति में आना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे गुट के जरिए वो जो है एक बार अपने राजनीतिक जो है करियर की शुरुआत कर सकते। जिस तरीके से अभी सत्यप्रकाश आपने कहा कि वो राजनीति में आना चाहती है, लेकिन कल जब मीडिया से वो रूबरू हुई तो उन्होंने ये कहा था कि वो एक समाज सेवी है, ना कि एक राजनीतिक वो है। तो अगर वो राजनीति में आना चाहती है तो उन्होंने मीडिया से इस तरीके की बात क्यों कही? देखिए, समिता ठाकरे काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन उनके पूरे खानदान में, उनके खून में पॉलिटिक्स है, क्योंकि पूरा परिवार जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। और अब ऐसे मौके आए हैं मुंबई में जब एकनाथ शिंदे गुट जो है उद्धव ठाकरे परिवार से दूर हो गया है।
तब वो चाहती है कि अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही मिलकर जो है कहीं ना कहीं अपने कैरियर की शुरुआत की जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर चलते, बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व को लेकर चलते थे, अब हिंदुत्व का मुद्दा जगाने के लिए इस तरह की जो है कावस लगाई जा रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, तो जाहिर तौर पर फिलहाल वो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अब चाहती है कि एक बार राजनीति का दामन थामे और एकनाथ शिंदे के साथ आगे बढ़े। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कल एक मुलाकात यहां पर हुई है और कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, तो इसे लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में एकनाथ शिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि यह मुलाकात एक राजनीति से प्रेरित है और राजनीति में एक मौका मिलना चाहिए। इस तरह की बातें अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे और उसके परिवार को मौका दिया गया है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, बुलावा दिया गया, ठीक उसी तरह से उद्धव ठाकरे के परिवार से दूर उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है और यह मुलाकात माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजनीति में कहीं न कहीं फेरबदल के काम भी आ। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए, ये मुलाकात एक ऐसे समय पर हो रही है जब 1 अगस्त यानी कुछ ही समय बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट पर जो याचिका उनकी दी गई थी उस पर सुनवाई हो सकती है, उस समय पर ये मुलाकात की जा रही है। बिल्कुल, देखिए 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असली शिवसेना और 16 जो बागी विधायक है उनके निलंबन और उन्हें अयोग्य घोषित करने पर जो फैसला आने वाला है, इससे पहले उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे गुट से मुलाकात करना, जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कोई नई रणनीति के साथ जो है उद्धव ठाकरे को फिर से पटकनी देने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यह बताया जा रहा है कि जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह होगा उसको लेकर चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे गुट ने चैलेंज किया है। अब उद्धव ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे गुट से मिलती है तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं वारिस के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये भी एक बड़ी बातें हो सकती है। जिस तरीके से मुलाकात यहां पर बाला साहेब ठाकरे की बहू ने जो है सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है, तो इसे लेकर कोई उद्धव ठाकरे इनकी गुट से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अभी तक तो प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि संजय राउत जो है आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी हलचल करवाई हुई है, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है, सेना को कमजोर करने के लिए लगातार एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उनमें जो बगावत है, जो उसके परिवार से दूर है या नाराजगी है, उनसे लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आज आप पिछले दिनों देखा होगा कि गजानन कीर्तिकर जो है यहाँ के सांसद है, वो काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनसे मिलने पहुंचे थे। जानकारी यह भी है कि कुछ उन्हें प्रलोभन भी दिया गया है कि आप एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाइए, फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो बनाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है अब महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा रही है, तो कहीं न कहीं एक उद्धव ठाकरे का भी मिलना महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े फेरबदल का संकेत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मनाली घूमने आए दिल्ली के एक पर्यटक में जो है मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है और पर्यटक में मंकी पॉक्स की पुष्टि होने के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट हो गया है और स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स संक्रमण से निपटने के लिए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने कहा कि हालांकि राज्य में अभी मंकी पॉक्स संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिले अस्पतालों में अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के मामले को लेकर केंद्र से संपर्क में है, जांच के लिए नमूने पुणे भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ इस प्रकार से नहीं है कि कहाँ पे वो आया हुआ था, मंकी पॉक्स लेके आया था कि बाद में वापस हो जाने के बाद उसको हुआ है। जो खबरें अभी तक अनकन्फर्म मिली है वो ये है कि शायद वो पिछले महीने हिमाचल में भी आए हुए थे, शिमला के कुछ क्षेत्र में और मनाली के कुछ क्षेत्र में जाके आए हुए थे, बट अभी कंफर्मेशन उसकी हुई नहीं है। जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, उससे भी बचाव करने के लिए एक ही तरीका है, वो है कि आप मास्क पहन के रहें और अगर किसी को किसी प्रकार के सिम्टम्स की नज़र आती है, सिम्टम्स है
बॉडी में रैशेस आना, पहले तो माइल्ड बुखार होती है, सर दर्द होता है, बॉडी से बदन में दर्द होता है और लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और फिर रैशेस आना शुरू होता है। रैशेस आए तो तुरंत ये सब सिम्टम्स अगर आपके नज़र आती है तो आप तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएं। बट मैं ये साथ में ये कहना चाहूँगा कि ये कोविड कोरोना की तरह नहीं फैल रहा है कि हवा में ही है और पूरे आवाम को हो जाएगी। इस वक्त पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र 4 केसेस कंफर्म्ड है, 3 केरला में और 1 दिल्ली में। दिल्ली वाले जो सज्जन हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये हिमाचल में आए हुए थे। हम भारत सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गए होंगे, उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और गति पकड़ेगी। अभी भी हम पूछताछ कर रहे हैं जगह जगह पे जहाँ हो संभवतः वो गए हुए थे वहाँ पे। तो अभी ऐसा कोई तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, अगर बात की जाए हिमाचल में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह स्वास्थ्य सचिव ने भी बताया कि अभी वैसे हिमाचल में कोई कंफर्म केसेस नहीं है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही जो हिमाचल जो दिल्ली से पर्यटक घूमने आए थे और उनको वापस पहुंचने पर मंकी पॉक्स की जो पुष्टि हुई है, उसके बाद हिमाचल का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पर आ गया है और हर एक जो जिला अस्पताल है वहाँ पे जो अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो फिलहाल ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आइसोलेशन वार्ड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं था, ये पिछले साल से ही बनाने शुरू किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं सारी जो जिलों को कि वो सतर्क रहें और जो इसकी जो सैंपलिंग है वो उसके लिए जो सजग रहे, क्योंकि अभी तक जो अभी सैंपलिंग की जा रही है वो भी कोरोना को लेकर की जा रही थी, लेकिन अभी मंकी पॉक्स को लेकर जिस तरह से आया है तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब निगरानी के साथ साथ जो इसके लिए क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं उस पर लगातार काम कर रहा है। और जो नमूने हैं, जो सैंपल्स हैं जिसके लिए जाएंगे वो पुणे भेजने की व्यवस्था रहेगी। और ऐसे में जो हिमाचल में अभी स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पर है। कुल्लू खास तौर पे जहाँ की वो पर्यटक आए थे उस जिले को स्टेट सर्विलेंस टीम की रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट पे रखा गया है। डीसी कुल्लू और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं कुल्लू के, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ये पुख्ता नहीं है कि वो मनाली कब आए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग हैं किनके संपर्क में वो आ सकते थे, ये आए थे, इसका पता लगाया जा रहा है और पता लगते उनकी सैंपलिंग की जाएगी और फिलहाल जो एहतियातन कदम है पूरे के पूरे वो उठाए जा रहे हैं विभाग द्वारा। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर हिमाचल में मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं है तो दिल्ली घूमने आए पर्यटक में मंकी पॉक्स की पुष्टि कैसे हो गई अगर हिमाचल में एक भी केस नहीं है तो? जी बिल्कुल, ये स्वास्थ्य सचिव जो सुभाषिश पांडा उन्होंने भी कहा है कि फिलहाल अभी ये नहीं पता चल पाया है कि वो हिमाचल से जाने के बाद ये मंकी पॉक्स में उनमें पुष्टि हुई है या वो पहले जब आए थे तो हिमाचल आते वक्त भी उनको इस तरह के की जो सिम्टम्स थे वो थे, क्योंकि जो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स है फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 से 21 दिन में उभर कर सामने आते हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी ये पता, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव से जब हमारी बात हुई तो वो बता रहे थे कि जो दिल्ली में जो पर्यटक हिमाचल घूमने आए थे उनसे लगातार केंद्र के जरिए संपर्क में है हिमाचल और पूछा जा रहा है उनसे कि वो कहाँ आए थे, किनके संपर्क में वो हिमाचल आए थे, किन किन दिनों में वो हिमाचल के किस किस जगह पर वो घूमने गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो विस्तार से भी ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ा जो गंभीर चुनौती है वो यही है कि अभी जो मनाली है या बताया जा रहा है वो शिमला भी आए थे, अगर ऐसा होता है तो वो किन किन लोगों के संपर्क में आए थे ये पता लगाना विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है और उसके बाद उन लोगों की सैंपलिंग करना, क्योंकि फिलहाल जो बताया जा रहा है जो पर्यटक है वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ घूमने आए थे, किन लोगों के वो संपर्क में आए हैं। तो स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जैसे ये पता लगता है उसके बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि वो इनका हिमाचल में आने से पहले वो संक्रमित थे या हिमाचल से जाकर अगर वो हुए हैं तो हिमाचल में किस तरह के और एहतियातन कदम अभी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिलहाल इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं फैलता जिस तरह कोरोना फैलता है, लेकिन फिर भी जो एहतियात है वो सरकार उठाएगी, विभाग उठाएगा। जी टीना जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से मंकी पॉक्स का जो है लगातार ग्राफ भी अब देश में कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, तो इसे लेकर डॉक्टर्स की क्या क्या सलाह जो है देखने को मिल रही है, क्या क्या सलाह डॉक्टर्स द्वारा दिए जा रहे हैं? जी देखिए, अभी तो जो
हिमाचल है उसमें अधिकारियों को अलर्ट रखा गया है और कहा गया है कि ब्लड सैंपल लिए जाए जिनके ऊपर शक है या ये माना जा रहा है कि मनाली में वो संपर्क में आए थे। हालांकि डॉक्टर्स ने बोलना जो मंकी पॉक्स वायरस से इसके जो संक्रमण के जो पुष्टि है वो हो सकती है कि अगर संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार हो सकता है, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं, चेहरे, हाथ, पैर, हथेलियों, तलवों तक इससे चकत्ते पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो है ये लोगों को बोला गया है कि 21 दिनों तक अगर आपको लक्षण दिखता है तो तुरंत आप आइसोलेट हो जाए, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आप ना आए और जब तक स्वास्थ्य विभाग सैंपल ना कर दे और सैंपल की रिपोर्ट ना आ जाए आप आइसोलेशन से ना निकले। तो अगर आप इस तरह से करते, इतनी एहतियात बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ किसी और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से अभी आपने लक्षण बताया कि किस तरीके से मंकी पॉक्स जो है उसके लक्षण क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि मंकी पॉक्स जो है, जो वायरस है, ये किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, कि कैसे इसके वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं? जी, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि इतने ज्यादा ये संक्रमण जिस तरह कोरोना फैलता है उस तरह तो नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी ये आंख, नाक और मुंह के द्वारा जो है ये संक्रमण फैलता है। और जो ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी है, ये इसके काफी हद तक जो स्मॉल पॉक्स है उससे लक्षण मिलते हैं और उसकी जो वैक्सीन है वो भी कहा जा रहा है कि 80% तक इस बीमारी में कारगर है। तो इस ऐसे में जो है जो एजेंसी प्रशासन है वो भी सतर्क रह रहा है और कहा जा रहा है कि जो एहतियातन जो कदम है वो उठाए जाएंगे और जो ये जिसमें भी इस तरह के जो लक्षण पाए जा रहे हैं उनको तुरंत आइसोलेट कर लिया जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की यही राय है कि आप तुरंत अलग हो जाए, आइसोलेट हो जाए और अधिक से अधिक जो चिकित्सक है उनके संपर्क में आप रहेंगे। टीना जी, जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद एक नए वायरस की जो है एंट्री हो चुकी है, मंकी पॉक्स की जो है एंट्री हो चुकी है, तो इसे लेकर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का या ये कह सकते हैं कि राज्य की महामहिम एक तरीके से सीएम का इसमें क्या कुछ कहना है, सीएम जयराम ठाकुर का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन मंकी पॉक्स मामले पर नहीं आया है। उनका यही कहना है, जिस तरह स्वास्थ्य सचिव से बात हो रही थी, कि फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिमाचल का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो गया है और कुल्लू और कुल्लू का जिला प्रशासन है उनको जो है सूचना एकत्रित करने के लिए कहा गया है कि पता लगाएं कि ये जो पर्यटक थे वो कहाँ और किस किस स्थानों पर घूमे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी ये कहा है कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप पे कोई लक्षण है तो तुरंत आप आइसोलेट हो जाए, अपने जो सैंपलिंग है वो करवाएं और जो डॉक्टर्स आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं उनके दिशा निर्देश में रहे। फिलहाल कम से कम 21 दिनों तक आपको आइसोलेशन में रहना है क्योंकि 5 से 21 दिन इसके जो लक्षण है वो भरने में लेते हैं। तो ऐसे में जो है कि एक तो तुरंत आपको नहीं पता लग सकता है कि आपको मंकी पॉक्स हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के चपेट में उसमें साथ में आते हैं और आपको नहीं तुरंत लग सकता है पता, क्योंकि इसके जो लक्षण है 5 दिन से लेके 21 दिनों के बीच उभर कर आते हैं। तो ऐसे में 21 दिन कम से कम आपको आइसोलेशन में रहना जरूरी है। ऐसा यहाँ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी ये कहा है कि आप सतर्कता बरतें क्योंकि इसका उपाय ही सतर्कता है और मास्क जो है अधिक से अधिक लगाना वो आप शुरू कर दें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां और अंतिम दिन है। आज भी गहमा गहमी भरा जो है सदन का माहौल रहेगा और प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो वहीं जन घोषणा पत्रों के लिए 36 में से 32 वादों की पूर्ति नहीं होने पर विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं अगर 5वें दिन की बात करें, 5वें दिन के मानसून सत्र की बात अगर की जाए तो सभा में जनप्रतिनिधियों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव सहमति से पारित हो गया। इस प्रस्ताव से के पारित होने के बाद से अब सीएम से लेकर सभी विधायकों के वेतन में इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून का आखिरी दिन या ये कहे कि 6वीं बैठक आज इसे लेकर होने वाली है। आज भी काफी गहमा गहमी का माहौल जो है सदन में रहने वाला है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन या कहें कि 6वां दिन आज जो है इसका है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, अगर बात करें आज के दिन की तो आज का आखिरी दिन है और सदन काफी लंबा चलने की संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी सन 2018 में जब बीजेपी शासन का आखिरी
जो विधानसभा सत्र था उस समय भी ऐसा हुआ था कि विपक्ष में जब कांग्रेस पार्टी थी तो वो भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तो उस पर भी चर्चा बहुत जबरदस्त और बहुत लंबी चली थी। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए निशा, आज मॉनसून सत्र का 6वां दिन है और आखिरी दिन भी इसको माना जा रहा है। आखिरी दिन बताया जा रहा है। 6 दिन की पूरी कार्रवाइयां जो है, 5 दिन की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। आज 11 बजे विधानसभा का जो 6वां दिन की कार्रवाई है वो चालू होगा, जिसमें प्रश्नकाल के बाद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ध्यानाकर्षण के बाद चालू होगा। तो विपक्ष द्वारा टोटल अगर हम मुद्दों की बात करें तो 84 मुद्दे जो हैं उस पर विपक्ष जो है वो अपना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। आरोप पत्र जिसको हम कहते हैं, तो 84 मुद्दों पर आरोप लगा रही है। तो वहीं आरोप पत्र में आगे बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार अपना प्रचार कर रही थी तो उसमें जनघोषणा पत्र जो था उस पे 36 वादों के साथ कांग्रेस की जो सरकार है वो घोषणा पत्र में लिखकर आई थी, जिसमें विपक्ष की जो बीजेपी जो विपक्ष में है उसने कुछ 34 मुद्दे जो है 32 मुद्दे, माफी चाहूंगी, 32 मुद्दों पर उसने अपूर्ण, क्योंकि अब सरकार का लगभग 3.5 साल हो चुका है, तो कुछ 32 मुद्दों पर अपूर्ण की बात कर रही है कि ये मुद्दे जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये जो वादे उन्होंने किए थे कांग्रेस सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले जनघोषणा पत्र बनाकर, वो मुद्दे अभी पूरे नहीं हुए। इस पर वो कुछ सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं 36 बिंदुओं पर अतिरिक्त प्रमुख घोषणा जो कर दी गई है अभी सरकार में रहते उस पर भी विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश में रहेगी। जैसे कृषि चिकित्सा हो गया, कृषि अनुसंधान और विस्तार के बजट जो है वो तिगुना करने की जो बात कर रही है, किसान बीमा हो गया, सामुदायिक कृषि हो गया, तो और वर्षा जल प्रबंधन हो गया। इन सारे विषयों पर विपक्ष जो है आज पक्ष को घेरने की कोशिश में रहेगी। जी स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर एक दिन पहले की अगर बात की जाए विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ अहम रहा, उस दिन क्या कुछ अहम रहा, एक बार उसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, मानसून सत्र के 5वें दिन की बात की जाए तो एक तो मानसून सत्र पहले ही बहुत गहमा गहमी भरा रहा। आज आखिरी दिन है, तो 5वें दिन की अगर हम बात करें, मतलब कल की अगर हम बात करें तो कल मानसून सत्र का जब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, अशासकीय प्रस्ताव जो विपक्ष द्वारा लेके आया गया वो बहुत खास रहा। एक तो अशासकीय प्रस्ताव जो है वो विपक्ष में अजय चंद्राकर जी के द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रदेश में बीज, जब किसानी के पहले बीज दी जाती है किसानों को, तो उसकी टेस्टिंग के लिए लैब की जो मांग की गई थी कि अभी इतनी गुणवत्ता और इतनी क्षमता वाली टेस्टिंग लैब हमारे पास नहीं है, प्रदेश में नहीं है। जो लैब है उसमें पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वो एक अशासकीय प्रस्ताव था जिस पर लंबी चर्चा के बाद उसको मंजूर कर लिया गया। तो वहीं जो दूसरा अशासकीय प्रस्ताव था वो जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं धर्मजीत जी, उनके द्वारा लाया गया था, जो प्रदेश में जो काफी दिनों से मुद्दा बना हुआ है हसदेव अरण्य जो है वहां पर अभी जंगल काट के कोल ब्लॉक देने की आवंटन की स्वीकृति कर दी गई थी। वहां पर पेड़ काटने के काम भी चालू कर दिए गए थे, लेकिन वो पहले की अगर हम बात करें तो वो नो गो एरिया था, क्योंकि वो बहुत घना जंगल है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वहां पर किसी भी तरह से जंगल की कटाई होती है तो हाथी और मनुष्यों का जो द्वंद्व है उसको प्रदेश में कभी भी नहीं रोका जाएगा। और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एमपी, छत्तीसगढ़ और साथ में लगा हुआ तो प्रदेश से झारखंड, यहाँ तीनों जो रहने वाले उस बेल्ट के लोग हैं उनको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाथियों के आने जाने का रास्ता है। और साथ ही कल धर्मजीत जी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने बकायदा इस नंबर को गिनाते हुए कहा कि यहाँ पे कितने प्रकार के लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं जिसके घर को आप उजाड़ रहे हैं। वहाँ पे ना सिर्फ आदिवासियों का घर उजड़ रहा है, बल्कि ये जीव जंतु है वो भी बेघर हो रहे हैं। इस तरह के तमाम दलीलों के बाद सीएम साहब ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि ये जो अभी प्रदेश सरकार की परमिशन है हम इसको वापस लेते हैं और इस अशासकीय प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में सुअरों में लगातार हो रही मौत के बाद पशुपालन विभाग ने सैंपल लिए थे। दोनों जिलों में 24 सैंपल में 11 सुअरों में
अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। इसके बाद विभाग से लेकर प्रशासन में खलबली मच गई है और पशुपालन विभाग ने जुलाई प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी व उधम सिंह नगर सैंपल लेकर जांच को भेज दिए थे। इसकी रिपोर्ट 24 जुलाई को पहुंची थी। 24 जुलाई को आपको बता दें कि 24 सैंपल में 11 सूअरों के स्वाइन फीवर की पुष्टि उनमें की गई थी और पशुपालन विभाग के अपर निर्देशक डॉक्टर वीसी कर्नाटक ने बताया कि हल्द्वानी के जवाहर नगर में 2 और नई बस्ती में 2 सूअर जो है संक्रमित पाए गए हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज से 4, बाजपुर, काशीपुर व दिनेशपुर से एक सूअर में स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि सैंपल से पहले रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए थे और इस लैब के बाद सैंपल को पुष्टि के लिए राजकीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा गया था। डॉक्टर कर्नाटक ने बताया कि इसके बाद दोनों जिलों में पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में टीमों का गठन कर लिया गया और टीम क्षेत्रों का बचाव व रोकथाम करने में जुटी गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हल्द्वानी से हमारे साथ बन चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में भी जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है इसकी एंट्री हो चुकी है। सूअरों में लगातार इस टाइप का जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? देखिए दिशा, बिल्कुल कोरोना महामारी के बाद जो अफ्रीकन अब स्वाइन फ्लू है इसकी दस्तक ने उत्तराखंड में अब जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि लगातार इससे इफेक्टेड यहाँ पर जो खासकर जो जानवर है यहाँ पर सुअर, उसको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं और गढ़वाल में करीब 200 मौतें हो चुकी हैं सुअरों की। उसके बाद ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये यहाँ कहीं ना कहीं अब कुमाऊं में भी दस्तक दे चुका है। हल्द्वानी की बात की जाए, नैनीताल जिले और उधम सिंह नगर जिले में इसके लक्षण देखे गए हैं सुअरों में और यहाँ पर हल्द्वानी में क्योंकि जिलाधिकारी तरफ से निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर जो 3 एरिया है, काड़ोदाम की बात की जाए, नई बस्ती की बात की जाए और जवाहर नगर की बात की जाए, ये तीनों एरिया कहीं ना कहीं चिन्हित किए गए हैं इस फ्लू के चलते हुए और यहाँ पर 3 भागों में इन जगहों को बांट दिया गया है, जिसमें इन्फेक्टेड जोन रखा गया जिसके अंदर जो सुअर बेचने वाली जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो मांस बेचते हैं उनको यहाँ पर बंद रखा जाएगा। एंट्री यहाँ पर संक्रमित सुअरों की यहाँ पर बंद की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्री जोन है उस पर किसी प्रकार से इन जानवरों की आवाजाही नहीं होगी और इन जोन के बाहर रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो लगातार, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि ये जो जानवर हैं इन पे इसका असर काफी देखने को मिल रहा है और इसका अभी टीकाकरण भी नहीं बन पाया है, उसको लेकर दिक्कतें हैं। बात की जाए जो यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, त्रिपुरा असम के बाद यहाँ पर इसकी अधिकता देखी जा रही है उत्तराखंड की, तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल स्वास्थ्य विभाग में है, क्योंकि लगातार ये जो अगर ये बुखार बढ़ता है, दिक्कतें होती है तो जानवरों को यहाँ पर काफी क्षति होगी और उसको देखते हुए यहाँ पर जो नगर प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो सतर्कता बढ़ते हुए है और जो जरूरी कदम है वो कहीं ना कहीं लगातार उठाए जा रहे हैं। हमें जिस तरीके से बात की जाए लगातार सुअरों में जो है संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, तो इसे लेकर पशुपालन विभाग का क्या कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ पर जब गढ़वाल मंडल से जब यहाँ पर जब जानकारी मिली थी कि सुअरों में ये दिक्कतें हैं और जब करीब 200 सुअरों की मौत इस संक्रमण से हो गई, जब उसकी सैंपलिंग कराए गए रुद्रपुर में यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से, तो उनकी तरफ से यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं जो संबंधित इस बीमारी से बचने के लिए जो उपाय होते हैं वो कहीं ना कहीं करने के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि सुअरों की बात करें, सुअर पालन यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में होता है इन क्षेत्रों पे। हल्द्वानी की बात की जाए, उधम सिंह नगर की जो सितारगंज एरिया है, बाजपुर एरिया है, तो यहाँ पर किस तरीके से उनको बचाव किया जाए और जो संक्रमित सुअर हैं उनको किस प्रकार से अलग रखा जाए, क्योंकि ये जो है संपर्क आने से भी कहीं ना कहीं फैलता है। ये कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात इसलिए ये है कि इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में मनुष्य में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, जानवरों को लेकिन ये बेहद ही घातक है और किस प्रकार से उसका डिस्पोजल किया जाए जानवरों के मांस का, ये कहीं ना कहीं इसमें निर्देश किया गया है। जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए, भले ही वो उधम सिंह नगर जिलाधिकारी हो या नैनीताल जिला अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर लगातार इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई की है और 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी सुअर जो यहाँ पर जो मांस बेचे जाता है सुअर वो नहीं बेचा जाएगा, दुकानें बंद रखी जाएंगी और इन्फेक्टेड जोन में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दवाई को निरीक्षण किया जाएगा। उसको लेकर के प्रशासन यहाँ पर नजर बनाया हुआ है और आगे लगातार किस तरह कार्रवाई होगी ये यहाँ पर लगातार प्रशासन अपनी नजर बनाया हुआ है।
तो चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राज्य के शहरी इलाकों में नागरिकों को सभी प्राथमिक सुविधा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को आला दर्जे की सुविधा सुनिश्चित बनाएगी। और अमन अरोड़ा ने कहा कि इस प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटियाला विकास अथॉरिटी के अधीन आने वाले अलग अलग स्थानों की नीलामी के अलावा नई योजना लॉन्च करने जा रही है। कल पटियाला विकास अथॉरिटी के कामकाज का जायजा लेते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षा किए जा रहे 34.64 एकड़ वाले प्रोजेक्ट पीडीए एनक्लेव धुरी की असली स्थिति का मूल्यांकन भी किया। इस मौके पर आवास निर्माण एवं शहरी विकास प्रमुख सचिव और पटियाला विकास अथॉरिटी के डिप्टी कमिश्नर ने उनको बताया कि पीडीए स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर इसकी अलग अलग साइटों की नीलामी करेगी। अमन अरोड़ा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नई योजनाबद्ध टाउनशिप लाने के प्रति पिछली सरकारों की बुरी नीतियां ही राज्य के शहरी क्षेत्रों में गैर कानूनी कॉलोनियों और बेतरतीब विकास का मुख्य कारण रही, जो कि बुनियादी ढांचे के विकास में रुकावट बनी रही और लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। मंत्री ने अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों और इमारतों के एनओसी जारी करने के लिए उचित विधि बनाने के लिए पीडीए की सराहना की है। और कैबिनेट मंत्री ने 208 करोड़ रुपए की लागत वाले बड़ी नदी और छोटी नदी का कायाकल्प प्रोजेक्ट किला मुबारक के आसपास हेरिटेज स्ट्रीट के निर्माण और पटियाला शहरी विकास अथॉरिटी के अन्य चल रहे विकास प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने आपको बता दें कि पटियाला विकास अथॉरिटी के अंदर जो जो स्थान आते हैं उनकी नीलामी के अलावा कई योजनाएं लॉन्च करने की बात कही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? आज मेरे को देखिए कि सीधा कहें कि जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसके दिन के बाद हम कह सकते हैं कई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की बात की गई है। पहले तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अमन अरोड़ा अपने कैबिनेट थे वो पहले जायजा लेने गए थे कि पटियाला में विकास अथॉरिटी के जो कामकाज है वो चल कैसे रहे, कि क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्या क्या पहलू देखने की जरूरत है, किन किन पहलुओं पर जोर देने की जरूरत है और किन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या फिर खत्म करने की जरूरत है। तो अब सीधे तौर पर ये बताया कि कैबिनेट के लंबे समय से जो प्रोजेक्ट अधूरे चल रहे हैं या जिन पे कब्जा किया हुआ है उन सब को लेकर अब कदम उठाए जाएंगे। उनके सीधे तौर पर बताया गया है कि पहले तो एक सीधे तौर पर उनकी तरफ से 208 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी नदी और छोटी नदी का जो कायाकल्प होना है उस प्रोजेक्ट को लेकर कामकाज शुरू करना है। तो वही जो हेरिटेज स्ट्रीट पटियाला में तैयार हो रही है उसको लेकर भी बातचीत की, जो उसके ऊपर पहलू रखे गए जो हेरिटेज स्ट्रीट को दोबारा से तैयार करने की जरूरत है, जो उसके लिए अलॉटमेंट करने की जरूरत है, जो उसमें जमीन एक्वायर करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर चर्चा की गई। इसके अलावा जितनी भी अगर हम कहें कि पटियाला विकास के बाद अथॉरिटी की जितनी भी जमीन है उसमें से जिन जिन की नीलामी होनी है उसके ऊपर भी चर्चा की गई थी। बाकायदा जो अथॉरिटी के जमीन पड़ी है, लंबे समय पेंडिंग पड़ी है, उनकी भी अब हम कह सकते हैं कि ऑक्शनिंग होनी है, तो उसको भी जल्दी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और उन ऑक्शनिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा। और इन सभी चीजों से अगर हम कह सकते हैं कि सभी डेवलपमेंट के कार्यों में तेजी आएगी। अब इसमें हम और कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं कि अब इसके ऊपर जो चर्चा की जा रही है कि डेवलपमेंट में इलीगल डेवलपमेंट काफी ज्यादा पटियाला में देखने को मिली है, जिसमें कि हम कहते हैं इलीगल कॉलोनीज की बार बात सामने आ रही है। इसमें 14,000 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनीज हैं जिनको दोबारा से या तो लीगलाइज करने की जरूरत है या फिर खत्म करने की जरूरत है। तो आपको याद होगा कि पिछली सरकार ने इलीगल कॉलोनीज के लिए मौका दिया था कि वो अपने सभी एनओसी लेकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सबमिट सरकार को सबमिट कराए तो उनको वैलिड या फिर हम कहें कि ऑथराइज किया जा सकता था। तो उसके बावजूद ऐसे कई कॉलोनीज है जो अभी भी इलीगल है, पर उस इलीगल कॉलोनीज का कॉलोनाइजर्स फायदा उठाया कि उन पैसों उस कॉलोनी को बेच के उन्होंने अपनी जेब पर भरने पर आम जनता जरूर फंस जाती है। तो अब इन सभी चीजों को लेकर भी ये चर्चा की जा रही है कि कॉलोनीज को लीगलाइज किया जा सकता है या फिर अगर नहीं किया जा सकता तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हमें जिस तरीके से बात की जाए, कल अमन अरोड़ा ने जो है पटियाला विकास अथॉरिटी के कई चीजों का जो है जायजा लिया है, तो किन किन चीजों का जायजा उनके द्वारा लिया गया है? देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट है जो चीज हम कह सकते हैं कि जो 208 करोड़ का सीधे तौर पे उनकी बड़ी नदी और छोटी नदी का कायाकल्प का प्रोजेक्ट उसके ऊपर उन्होंने देख रेख किया। फिर वहीं
जो किला मुबारक के पास आसपास जो हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण होना है, पटियाला शहरी विकास अथॉरिटी के जितने भी अन्य अगर हम कहें कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब के ऊपर उन्होंने अगर हम कहें कि उन सब का निरीक्षण किया, उनके ऊपर डिस्कशन की, ये जानकारी ली कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या पेंडिंग है, क्या अड़चने आ रही हैं, उन सभी पहलुओं के ऊपर उन्होंने कल अपने विजिट में गो थ्रू हुए हैं। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर अमन अरोड़ा ने जो है पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है, तो क्या कुछ निशाना साधते हुए उनके द्वारा कहा गया है? देखिए सीए तौर पर पिछली सरकार के साथ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इलीगल कॉलोनीज को लेकर है। इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज करने के लिए पिछली सरकार या कांग्रेस सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी कि जिन जिन के पास भी जो इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देते हैं, अगर वो एनओसी प्रोवाइड करा देते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट की एनओसी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एनओसी हो या फिर सोशल इंटीग्रिटी की एनओसी हो, तो उनको लीगलाइज कर दिया जाएगा वन टाइम बेसिस में। पर ऐसे अभी भी हम कह सकते हैं तो ऐसे में कुछ को एनओसी मिल चुकी है जो इलीगल थे, पर वहाँ पे अब उनको लेकर अटके है क्योंकि सरकार बदल चुकी है, कुछ के प्रोसेस पेंडिंग है तो कुछ के प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। पर सवाल यहाँ पे ये है कि इलीगल कॉलोनीज को आपने लीगलाइज कर दिया, पर जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज तैयार की थी, जिन्होंने यहाँ पे कब्जे किए थे, जिन्होंने यहाँ पे इलीगल कॉलोनीज बनाई थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो सभी चीजों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए थे अमन अरोड़ा। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कल जो है अमन अरोड़ा द्वारा एक पत्रकारों से रूबरू भी वो हुए, तो पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए सीधे तौर पे उन्होंने ये चीज कहा कि उनके लिए पत्रकारों की तरफ से हमेशा ही खुले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहें कि पब्लिक रिलेशन मंत्री भी वही है, मीडिया से उन्होंने सीधे तौर पर उनके इंटरेक्शन उनका लगातार रहने वाला है। तो इसको लेकर सीधे तौर की मीडिया के लिए उनके तरफ से हमेशा खुले हैं, कोई भी मीडिया कर्मी उनके पास आके बातचीत कर सकता है, कोई पहलू कोई जानकारी वो उनके सामने लाना चाहता है, कोई सरकार के जरिए कोई अगर हम कहें खबर लाना चाहता है, कुछ भी लाना चाहता है, तो उसके लिए वो हमेशा ही रेडी है। बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।